दोस्तों नमस्कार। हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कवर करेंगे जो कि 14 नवंबर को दोपहर 1:30 से द गाबा स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजों में हमारे लिए टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी स्कोर करते हैं तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर भी स्कोर करते हैं, ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। अगर बात करें हम यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। लेकिन जो पेसर बॉलर होते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलते हैं, वो भी विकेट लेते हैं, थोड़ा सा कम, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबले क्या होते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो भी हाई स्कोरिंग बनाती है, हाई स्कोर बनाती है। और सेकंड इनिंग में जो टीम, मान लीजिए कि एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, मान लो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में दो प्रकार के मुकाबले होते हैं। हाई स्कोरिंग भी कि जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम मान लो कि 180 का स्कोर कर दिया, सेकंड इनिंग वाली टीम या तो चेज कर लेगी, ठीक, या 170 के अराउंड भी पहुंच जाती है। ये हाई स्कोरिंग में इस प्रकार की टीमें अलग प्रकार से बनेंगी। और हाई स्कोरिंग में ऐसा होता है कि एक टीम, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो अच्छा खासा 170 180 बनाती है, दूसरी टीम 130 140 पर ऑल टीम आउट हो जाती है। तो इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी 150 में बनाएगी, तो सेकेंड इनिंग वाली या तो जो बैटिंग करेगी वो चेज कर लेगी, या उससे पहले वो भी आउट हो जाती है। तो इस प्रकार के ही रिलेटेड मुकाबले होते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ और मुकाबला होता भी नहीं है क्रिकेट में, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 10 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 166 रन। 10 मुकाबलों में अगर एवरेज स्कोर 166 रन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। 10 में से 7 बार जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने मुकाबले जीते हैं, ठीक। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जीती जाएगी ये अलग फैक्टर है, ठीक है। और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, जिसके चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है। अब ये तो डिपेंड भी करता है कि भाई टीमों की फॉर्म क्या चल रही है, प्लेयर किस फॉर्म में है, दोनों टीमों के बॉलर्स किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर कौन किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, ये तमाम चीज़ों को आपको ध्यान देकर टीम बनानी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं यहाँ 160 के अराउंड आपको अधिकतर मुकाबले मिलेंगे, लगभग 70 to 80%। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ टीमें 150 या 140 के अराउंड भी रहती है, लेकिन हाँ अमूमन 160 180 के समथिंग समथिंग के मुकाबले यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो यहाँ पर से आपको पिक्चर क्लियर हो जानी है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। तो देखिए, जो 1 नवंबर 2022 को मुकाबला खेला गया था, 2022 के बाद यहाँ इस ग्राउंड पर कोई मुकाबला खेला नहीं गया है। तो उस वाले मुकाबले में इंग्लैंड ने 179 रन का स्कोर किया है और विकेट कितने गिरे हैं, 6। न्यूजीलैंड 159 पर 159 रन का स्कोर कर पाई और विकेट कितने गिरे हैं, 6, ठीक है। और यहाँ पर स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 0 विकेट, यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं। पेसर 3, स्पिनर 2, पेसर 6, स्पिनर को 0। तो इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं ताकि आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी मैं आपको इनके बेस पर टीम भी बनाकर बताऊंगा। एक दूसरा जो मुकाबला है लो स्कोरिंग मुकाबला इस प्रकार का होता है ताकि आपको मैच है किसी प्रकार का भी हो सकता है। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में बात करूं तो अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 144 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 8, और श्रीलंका ने उसको आसानी से चेज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 0 तो स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं, दोनों टीम के को ध्यान में रखकर आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, जहाँ
ये मुकाबला तो 180 के समथिंग वाला हुआ है। हो सकता है कि जो ये मुकाबला खेला जाएगा वो हाई स्कोरिंग वो 170 के समथिंग हो। तो इस प्रकार को कुछ तो चेंजेस निश्चित तौर पर होना है। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं हाई स्कोरिंग के बेस पर, उसके बाद हम लो स्कोरिंग के बेस पर भी टीम बनाएंगे। तो यहाँ दो कंडीशन होगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट, नंबर 2 पर जैक फ्रेशर मैग्रू और नंबर 3 पर आते हैं जॉस इंग्लिश। तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं, मैथ्यू शॉट की भी, जैक फ्रेशर की भी और जॉस इंग्लिश की भी, तीनों की फॉर्म बेकार चल रही है, सीधी बात, ठीक है। और पर यहाँ पर क्या है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तब आप ऐसे में मैथ्यू शॉट हो, जॉस इंग्लिश, इन दो प्लेयर पर थोड़ा सा आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि भाई पाकिस्तान की जो पेस अटैक है वो भी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इन प्लेयरों को भी दिक्कत होगी क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। एक संभावना तो ये है कि ये टॉप ऑर्डर में से 3 में से केवल एक ही बल्लेबाज स्कोर करे, ठीक है। क्यों, वो संभावना कब है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बॉलर हैं वो अच्छी फॉर्म में है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो अगर आप रिस्क लेंगे तो इन टॉप 3 में से 2 प्लेयरों के साथ भी जा सकते हैं। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, या अलग अलग टीम बना रहे हैं तो हर प्रकार का कॉम्बो ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। टॉप 3 हो गए। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मार्कस स्टोइनिस, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर टिम डेविड। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म करूँ तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म भी खराब चल रही है, ठीक है। तो संभावना ये है कि आप इन टॉप 6 में से केवल जॉस इंग्लिश, स्टोइनिस या मैक्सवेल में से एक, ठीक, ये जॉस इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल अब एम शॉट, इन तीनों के साथ भी जा सकते हैं। वरना आप टॉप 3 में से केवल एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड के साथ भी जा सकते हैं, स्टोइनिस या ग्लेन मैक्सवेल, दोनों का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं। और टोटली ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 6 के बल्लेबाज हैं उनमें से किसी प्लेयर की फॉर्म ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि अच्छा है। लेकिन हाँ, जॉस इंग्लिश, ठीक है, अगर चाहे तो स्टोइनिस, 2 प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इन पर अगर बैटिंग पर्पज से जाएंगे तो फिर एम शॉट को भी आप देख सकते हैं, मैक्सवेल को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम ट्राई करके चलना, ठीक। अब यही टीम ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी और सेकेंड इनिंग में देखिए 159, वो भी जो टीम ने वो भी 160 के अराउंड पहुंच गई है। तो इसका मतलब है सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना। तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो सेकंड में बॉलिंग भी कराएगी। पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो पेसर में भी इनकी तरफ से कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है। अगर जेवियर बार्लेट खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आप उनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो एरन हार्डी हों, सीन एबर्ट हों, स्पेसर जॉनसन हो, कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन सीन एबर्ट T20 के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, तो अगर रिस्क लेना होगा तो सीन एबर्ट पर रिस्क लिया जा सकता है। एडम जंपा की फॉर्म करंट की अच्छी चल रही है, तो किसी में चाहे तो पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन आ गई, अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आते हैं मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और नंबर 3 पर आते हैं बाबर आजम। रिजवान और बाबर आजम और उस्मान खान, तीनों की फॉर्म अच्छी चल रही है। चाहें तो आप इन तीनों में से 2 को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप बाबर आजम रिजवान के साथ जाएं या उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान के साथ जाएं, तो अलग अलग कॉम्बो पैक ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं शाहजादा फरहान, नंबर 5 पर आते हैं आगा सलमान और नंबर 6 पर आते हैं जहानाद खान। तो इन तीनों प्लेयर की बात करूं तो शहजादा फरहान की फॉर्म भी अच्छी है, ठीक। और नंबर 5-6 पर आते हैं जहानंद खान, ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं और साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो किसी मैच में जहानाद खान को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। जे खान करके आएगा तो उनको आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। तो किसी मैच में आप बाबर आजम, रिजवान, जे खान के साथ जा सकते हैं, 3 प्लेयर। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, शहजादा फरहान को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद बारी आती है पाकिस्तानी सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो पाकिस्तान के सारे पेसर बॉलर अच्छी फॉर्म में, ज़बरदस्त, इससे अच्छी फॉर्म हो नहीं सकती है किसी भी पेस अटैक की, ठीक है। तो आप इन पाकिस्तान के सभी पेसरों को ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे वो नसीम शाह हों, शाहीन शाह अफरीदी हों, ठीक है, अब्बास अफरीदी हों, ठीक। ये जो सारे के सारे हारिस रऊफ हों, तो इन तीनों में से तो टॉप ऑर्डर में तो 2 पेसर के साथ आप जा ही सकते हैं कम से कम,
ठीक है। और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो वैसे भी पाकिस्तान अभी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अगर बात करें सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर भले ही चेज़ ना हो रहा हो, लेकिन टीम भी बहुत करीब पहुँच जा रही है। 180 यहाँ पर मान के चलिए, तो 160 ये भी बना दे रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए सेकेंड इनिंग में भी जो बल्लेबाज होंगे वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। आप सेकेंड इनिंग में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 नंबर, 4 और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाना प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है, सामने वाले बैट्समैन किस फॉर्म में है, उसके बेस पर भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। पिच चाहे कैसी हो वो एक अलग मसला है, ठीक। पिच के बेस पर भी टीम बनाना, लेकिन करंट के फॉर्म क्या चल रही है और किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है उसके बेस पर भी आपको निश्चित तौर पर टीम बनाकर तो चलनी होगी, ठीक है। पिच चाहे कुछ भी हो, पिच रिपोर्ट कैसी हो, क्या है, वो उतना मैटर अपनी जगह में वो भी करता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी एक अपना फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में तो मैंने आपको बता दिया कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप एक पेसर, एक ऑलराउंडर स्पिनर या किसी मैच में रेगुलर स्पिनर को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप चाहे तो 2 पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले मैचेस में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प हमारे पास क्या होंगे। आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग से भी जो टीम बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से वाइस कैप्टनसी प्लेयर को दे सकते हैं, या सेकेंड इनिंग में से भी आप बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो इतना कोई बड़ा नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अगर रिस्क लूँगा तो मैं जॉश इंग्लिश पर रिस्क ले सकता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं ग्लेन मैक्सवेल पर रिस्क लेने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अब पाकिस्तान की तरफ से रिजवान है, बाबर आजम है, ठीक। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो दोनों पर लिया जा सकता है, और ठीक। और शहजादा फरहान नया प्लेयर है, क्या कर सकता है ये कह पाना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग सेक्शन में सारे के सारे, चाहे नसीम शाह हों, शाहिन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ़ हों, अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो इनको आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर जेवियर बालेट खेलेंगे तो मे बी, या सीन एबर्ट, इन दोनों को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करना चाहेंगे, रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड इनिंग की। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इनिंग में क्या है, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है 144 रन लगभग 150 के अराउंड स्कोर बन रहा है, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर ले रही है। तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम ये मान के चलेंगे कि ये टीम 140 150 के अराउंड सिमट जाएगी। तो उसके बेस पर 1 2 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो हमको तो देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये इतने स्कोर पर हमारे ड्रीम टीम में आ सकता है। हमको ड्रीम टीम बनानी है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर को 4 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में मेरा सीधा फॉर्मूला रहता है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। अगर प्लेयर की फॉर्म मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं, तो मैं नंबर 5 पर मूव कर लेता हूँ, या नंबर 3 पर, ठीक है। वो प्लेयर की फॉर्म आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मेरा अधिकतर रेशियो रहता है, और बैटिंग सेक्शन में अगर जो रहता है तो मैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि जहाँ बैटिंग पिच होती है टॉप 6 में से 3 प्लेयर ही अच्छा प्रदर्शन भले कितना अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन टॉप 3 में से 3 प्लेयर ही क्या होता है ड्रीम टीम में आते हैं, क्योंकि अपोजिशन के भी तो 2 3 प्लेयर वहाँ से भी बैटिंग से आते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलना पड़ता है, ठीक है। मेरा अमूमन एक फार्मूला रहता है, जो टीम लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर मैक्सिमम फोकस करके चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा, मैं आपको प्लेइंग 11 में क्लियर कर दूंगा। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हमको पता है पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लेयर अगर पेसर अच्छी फॉर्म में है तो आप 2 पेसर भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस स्पिनर को तो पिक करके जरूर चलिएगा। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर, ऑलराउंडर स्पिनर और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर चेंज हो ही रहा है तो फिर क्या करना है, एक और रेगुलर स्पिनर प्लस एक अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, या अच्छा पेसर है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ जो पेसर हैं हारिस रऊफ हों, शाहिन शाह अफरीदी हों, तो ट्राई किया जा सकता है प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। तो अलग अलग ट्राई करके चलिएगा, ठीक है ना।
फॉर्म देख लीजिएगा, प्लेयर की बैट्समैन की फॉर्म देख लीजिएगा, गेंदबाजों की फॉर्म देख लीजिएगा, तो वहाँ पर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं कौन? मैथ्यू शॉट। करंट की फॉर्म 22 रन 19 रन 1 रन 0 विकेट 80 रन 58 रन। किस मैच में फॉर्म में आ जाएँ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ प्लेयर दमदार प्लेयर है। ठीक है ना, तो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, खासतौर पर बैटिंग अगर ये हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बना रहे होंगे तो। जैक फ्रेशर की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है ना, पाकिस्तान की जैसी बॉलिंग है वहाँ पर इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, करंट की फॉर्म भी बेकार है। ठीक है, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबलों में तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन लो स्कोरिंग वाले में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जॉस इंग्लिश की बात करूँ 7 रन 18 रन 49 1 101 26, ये इनका करंट का फॉर्म है और ये प्लेयर एक इस वाले मैच में की प्लेयर रहेगा। ठीक है, फोकस के जरूर चलिएगा। स्टोनियस करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, चाहे बल्ले से हो या गेंद से हो, तो किसी मैच में चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके किसी मैच में तो जरूर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर आपको मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की भी करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। ठीक है ना, तो ग्लेन मैक्सवेल क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिछले जब थोड़ा सा मदद हो रही है किसी मैच में, तो उस कंडीशन पर इनको ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। टीम डेविड की भी कोई करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। ठीक है, एरन हार्डी की बात करें तो इनकी भी कोई खास, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयरों की किसी भी प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है ना, एरन हार्डी की बात करूँ तो ये 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और बल्ले से भी कोई खास इन्होंने किया नहीं है। इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें तो बात की बात है, लेकिन हाँ एक रहता है कि हाँ भाई गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर लेते हैं तो ठीक। लेकिन शीन एबर्ट की बात करूँ तो ये प्लेयर इस वाले मैच में क्या, ये हमेशा से की प्लेयर का काम किया है। गेंदबाज से हो या बल्लेबाज से हो, आपको एक उपयोगी प्लेयर मिलेंगे। शीन एबर्ट को आप पिक करके चल सकते हैं। एडम जंपा की करंट की फॉर्म अच्छी है, नो डाउट, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे स्पेसर जॉनसन। तो वहाँ पर देखिए जॉनसन की भी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है ना, लेकिन पिच से पेसर को थोड़ा बहुत मदद है, तो उस कंडीशन पर आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। अब 11 पर आपको कोई 2 प्लेयर मिलेंगे, या तो नेथन एलिस खेलेंगे या जेबियल बार्लेट। जेबियल बार्लेट की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है और T20 के एक अच्छे बॉलर भी है, और नाथन एलिस की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है ना, तो अगर रिस्क लेंगे तो फिर किसी को भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टीम में इनका प्लेयरों का सिलेक्शन करके चलना होगा। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे मोहम्मद रिजवान, ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी। ठीक है ना, ट्राई किया जा सकता है। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे। उस्मान खान की बात करूँ 93 0 29 201 और 13, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। जो लास्ट की इनिंग खेली हुई है इन्होंने लास्ट की अपनी 5 इनिंग, तो वहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। पिच में पेसर को किसके बेस पर आप टीम बना रहे हैं, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग, आप उनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाबर आजम करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है। ठीक है ना, 28 रन 15 रन 37 30, तो ये इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। शाहिजादा फरहान की बात करूँ 100 रन 134 75 23 58 और 69, जिस तरीके का इनका करंट के पिछले 4-5 मुकाबले हो रहे हैं, उस बेस पर तो इनको पिक करके टीम में बनता ही है। किसी में पिक तो करना, तो नए प्लेयर हैं ड्रॉप करके भी चलना। ठीक, आगा सलमान नंबर 5 पर मिलेंगे। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन इस वाले मैच में ये प्लेयर एक की प्लेयर हो सकता है, क्योंकि गेंदबाजी ऑप्शन पाकिस्तान के पास स्पिन के तौर पर यही रहेंगे। उसके बाद जहानदाद खान की बात करूँ, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन निश्चित तौर पर करते हैं। ठीक है, तो इस वाले मैच में एक की प्लेयर के तौर पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो फरहान हो या जे खान हो, ये 2 प्लेयर एक इम्पोर्टेंट पिक बनेंगे। अराफात मिनहाज की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, करंट की फॉर्म भी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन 1 विकेट 31 रन 1 विकेट 41 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक, टीम में अगर इनकी खेलने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, अगर सलमान को ड्रॉप करेंगे तो उस कंडीशन में आप अराफात मिनहाज को पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ़ हों, नसीम शाह हों, तीनों पेसर बॉलर की फॉर्म ज़बरदस्त है, इसलिए इनके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप इन तीनों में से किसी को भी किसी भी मैच में पिक करके चल सकते हैं, लेकिन कंडीशन देख लेना कि भाई मैं को किस प्रकार से टीम सेट करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको भी अच्छी खासी दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब्बास अफरीदी, उसके बाद मिलेंगे अब्बास अफरीदी का करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा है। और इरफान खान, इनकी वनडे में तो बैटिंग आई नहीं, लेकिन हाँ करंट के वो अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबी लंबी हिट
हिटिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर खेलेंगे तो पिक ड्राइव बनते हैं इरफान खान, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की पेस अटैक अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आप पिच कंडीशन देख लेना मैच किस प्रकार से बन रहे हैं, तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।